हेलो फ्रेंड्स, मैं ज़ुलेखा आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज एक नया सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये अधिनियम है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये अधिनियम कहाँ के लिए हमें उपयोगी साबित होगी, इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो यह अधिनियम यूपी पीसीएसजे में प्री और मुख्य परीक्षा दोनों में आता है। अभी हाल ही में सन 2022 यूपी पीसीएसजे की जो वैकेंसी आई थी उसमें ये इन सब्जेक्ट को ऐड किया गया। उसमें 9 माइनर एक्ट ऐड हुए हैं, जिसमें से एक दहेज प्रतिषेध अधिनियम को मैंने पढ़ा दिया है। उसकी एक पूरा शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरी एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। उसी 9 माइनर एक्ट के अंतर्गत ये सब्जेक्ट आता है, जो प्री और मेंस दोनों के पर्पज़ से काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा सामान्य लाइफ स्टाइल में भी इसे जानना चाहिए, सामाजिक व्यक्ति को भी इसके बारे में जानना चाहिए कि ये क्या है। तो जैसा कि इससे के नाम से पता चल रहा है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, यानी कि स्त्री का जो अशिष्ट रूपण होता है, चित्रण होता है, उसको रोकने के लिए 1986 में यह अधिनियम लाया गया था। कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं जिसके माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। आप देखते चलिए इसमें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरह से कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, और इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा छोटी सी पंक्ति है, इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कि स्त्री की गरिमा का अपमान केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि समाज की आत्मा पर प्रहार है। इसलिए अशिष्ट रूपण के विरुद्ध यह अधिनियम नारी सम्मान की विधिक ढाल है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने अधिनियम की ओर। और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का है, जैसा कि हमने आपको इसका नाम बताया ही। और इसकी जो अधिनियम संख्या है वो 60 है। यह 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और उसी दिन यह अधिनियम अधिनियमित हो गया। ये हमने इसका देख लिया। अब देखते हैं इसके उद्देश्य का क्या कहती है। उद्देश्य का उस अधिनियम को लाने का उद्देश्य बताती है। शॉर्ट में देखते हैं क्या है। विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंग चित्रों, आकृतियों में या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने और उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम है। क्या निकल के आया कि विज्ञापन के जो विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं, वो जो लेख, रंग, चित्र, आकृति, इन्हीं के माध्यम से जो स्त्री का अशिष्ट रूपण है उसे रोका जा सके, उसे रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। यह उद्देश्य का है। तो नाम से ही पता चल रहा है वही उद्देश्य का बताया गया। आगे बढ़ते हैं। यह भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। अब इसमें अगर हम टोटल धाराओं की बात करें तो इसमें सबसे पहले जान लीजिए कि ये अधिनियम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का, इसमें कोई भी अध्याय नहीं है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी हमने पढ़ाया था, उसमें भी हमने आपको बताया था कोई अध्याय, टोटल उसमें कितनी धारा थी, 10 हमने बताया था। अब देखिए इसमें भी हम आते हैं। इसमें देखिए इसमें भी टोटल धाराओं की संख्या 10 ही है और बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है और जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। आप बस आसानी से समझते जाइए। तो इसे धारा कितनी है, इसमें धारा 10 है। कोई चैप्टर नहीं है। पहली धारा सामान्यता वही है जो सभी अधिनियम में होती है कि इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या है इसका, तो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत पे। पहले जम्मू कश्मीर पर नहीं था, परंतु सन 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से प्रत्येक अधिनियम जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया है। अब इसके परिवर्तन की तिथि देखते हैं तो यह उस तारीख को परिवर्तन होगा जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें। तो इसके परिवर्तन की अगर हम तारीख की बात करें तो यह 29/9/1987 से लागू माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब धारा 2 में आते हैं। धारा 2 बताती है कि परिभाषा। 2 में परिभाषा क्या है, इसमें कितनी परिभाषाएं, टोटल 6 परिभाषाएं दी गई हैं।
और पहली परिभाषा जो है विज्ञापन की है। विज्ञापन के अंतर्गत कोई सूचना हो गई, परिपत्र हो गया, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज, और इसके अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि, धुआं, गैस के माध्यम से कोई दृश्य रूपण, मतलब इन साधनों के द्वारा जो इसमें बताया गया, सूचना, परिपत्र, लेपर, रैपर या ध्वनि, धुआं, गैस, इनके माध्यम से जो कोई दृश्य रूपण किया जाता है, यानी कि दृश्य कोई दिखाया जाता है, तो उनके माध्यम से जो विज्ञापन होता है वही विज्ञापन इस धारा के तहत परिभाषा में आएगा कि अगर इनके माध्यम से कोई विज्ञापन किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, वो किन के माध्यम से हो सकता है, लेबल के माध्यम से हो सकता है, रैपर के माध्यम से, ध्वनि हो गया, धुआं हो गया, गैस या आकृति बनती नहीं है, तो वो सभी विज्ञापन के माध्यम से आता है। दूसरी परिभाषा है वितरण की। इसके अंतर्गत नमूने के तौर पर चाहे मुफ्त या अन्यथा जो वितरण किए जाते हैं वो आते हैं। सी जो डिफिनेशन है स्त्री अशिष्ट रूपण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अंडरलाइन कर लीजिए। प्री एंड मेंस के दोनों पर्पज से इम्पोर्टेंट है। प्री में आपको पूछा जा सकता है स्त्री अशिष्ट रूपण कहाँ परिभाषित है, तो धारा 2C में परिभाषित है। और मेंस से पर्पज से क्वेश्चन बनेगा कि स्त्री अशिष्ट रूपण से क्या समझते हैं, इसके तहत दंडों के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ऐसे करके आपको मेंस का भी क्वेश्चन, ये हाईलाइट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिए। प्री एंड मेंस में 101% क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा सी में है। क्या कहता है कि स्त्री अशिष्ट रूपण से किसी स्त्री की आकृति, यानी कि उसकी बनावट, उसके रूप, शरीर या उसके किसी अंग का किसी ऐसी रीत से ऐसे रूप में चित्रण करना अभिप्रेत है, इसका अभिप्राय अशिष्ट हो अथवा जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक या निंदनीय हो, अथवा जिससे लोक नैतिकता या नैतिक आचार में विकृत, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना है। यानी कि किसी महिला का या उसकी आकृति, उसके शरीर अंगों का इस प्रकार से उसको चित्रित करना, उसको मतलब दर्शाना, जिससे उसकी गरिमा को नुकसान, उसकी नैतिकता या नैतिक आचार पर गलत असर पड़े, तो ये जो ऐसी आकृति होगी वो इस परिभाषा के अंतर्गत आती है। यानी कि कोई स्त्री की आकृति होगी, यानी कि कैसी बनी है, मोटी है, पतली है, उसका शरीर थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से बना हुआ है, किसी अंग का या ऐसी रीति का इस रूप में चित्रण करना विपरीत, जैसे किसका प्रभाव अशिष्ट, मतलब उससे लोगों के अंदर एक गलत भावना उत्पन्न हो जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक या निंदनीय हो, जिससे लोक नैतिकता या नैतिक आचार की विकृति, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना। जैसे कि अभी हमने जब स्टार्टिंग शुरू की थी इस एक्ट की, तो वहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाए थे, उसी हिसाब से वो जो पिक्चर्स आ रही थी वो इसी परिभाषा को पूरी तरह से दर्शा रही हैं। ठीक है, अगली परिभाषा हम लेबल की देखते हैं। लेबल में क्या है, कोई लिखित, चिन्हित, स्टाम्पित, मुद्रित या चित्रित विषय वस्तु अभिप्रेत है जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई है या उस पर दिखाई दे रही हो। तो लेबल स्पष्ट पता चल रहा है, परिभाषा बहुत आसान है। कोई चिन्ह लगा या कुछ स्टाम्प है या कोई मुद्रा है लगी हुई, मुद्रित है, चित्रित है, जैसे कोई पैकेज पर चिपकाई गई है या उस पर दिखाई दे रही है, तो वो क्या है, वो सब लेबल में आएगा। ठीक है, इसमें आप ये याद कर लीजिए कि डी में लेबल की परिभाषा है। ई में देखते हैं, पैकेज बताएगा कि पैकेज के अंतर्गत कोई बॉक्स, कॉटन, टिन या अन्य पात्र भी आता है। फिर आता है चा में है विहित, इस अधिनियम 2000 नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है, ये आता है। तो आप केवल बस इसमें से आपको मैंने बताया धारा 2 में टोटल 6 परिभाषाएं हैं। ठीक है, ए में है आपका विज्ञापन हो गया है, और बी में वितरण है, और सी में स्त्री अशिष्ट रूपण, सी का तो आप याद ही कर लीजिए 100%। डी में लेबल है, ई में पैकेज है, और एफ में विहित है। ये आपकी 6 परिभाषाएं हैं, इसको अच्छे से तुरंत याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो धारा 3 क्या कहती है, 3 कहती है कि स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। धारा 3 क्या कह रही है कि स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों को रोक रही है कि उनका प्रतिषेध किया जाए, कि कोई व्यक्ति कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें किसी भी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट प्रकाशित नहीं करेगा, साफ मना कर, ना ही प्रकाशित करवाएगा, अथवा उसके प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा, उसमें भाग नहीं लेगा। ये धारा प्रत्येक व्यक्ति को रोक रही है कि कोई भी व्यक्ति स्त्रियों के अशिष्ट रूपण के जो जिसमें अशिष्ट रूपण आ रहा है खुद ना प्रकाशित करेगा, ना किसी से प्रकाशित करवाएगा, और ना ही ऐसे प्रकाशन की व्यवस्था करेगा, ना उसमें भाग लेगा और ना किसी को भाग लेने देगा। ये धारा 3 इतना बताती है। 4 देखते हैं, तो धारा 4 कहती है कि स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध। क्या निकल के आ रहा है, देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक,
पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोचित्र, रूपण या आकृति का जिसमें किसी रूप में स्त्रियों का शिष्ट रूपण अंतर्विष्ट उत्पादन नहीं करेगा या उत्पादन नहीं करवाएगा, विक्रय नहीं करेगा, उसको भाड़े पर नहीं देगा, वितरित नहीं करेगा, परिचालित नहीं करेगा या डाक द्वारा नहीं भेजेगा। यानी कि जो ऐसी चीज़ें हैं, स्त्री अशिष्ट रूपण करने वाली जो पुस्तक हैं या पुस्तिकाएँ हैं, इनके प्रकाशन या डाक के द्वारा भेजने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है कि फिल्म, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोचित्र, रूपण, आकृति इनके माध्यम से ना ही तो इनका उत्पादन करेगा, ना किसी से करवाएगा, ना विक्रय करेगा, ना भाड़े पर देगा, वितरित नहीं करेगा। ये धारा साफ साफ मना कर रही। परंतु इसका परंतु बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए परंतु क्या करें, जहाँ कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोचित्र, रूपण या आकृति को लागू नहीं था। अब देखिए ये अपवाद है, यहाँ पे तो साफ साफ क्लास इसमें बता दिया कि कोई भी व्यक्ति ना तो कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, कोई भी ऐसी चीज़ें का ना उत्पादन करेगा, ना बेचेगा, ना बिचवाएगा, ना करेगा, ना किसी अन्य से करवाएगा, ठीक है, साफ मना कर। लेकिन अपवाद दशाओं में यहाँ पे किया जा सकता है, क्या है देखिए, इसमें बताया गया है कि जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो जाता है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोचित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला अथवा विद्या या सर्वसाधारण संबंधी अन्य उद्देश्यों के हित में है। यानी कि जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए है, सर्वसाधारण संबंधी हितों के लिए आवश्यक है, और तब अगर ऐसी चाहे पुस्तक, पुस्तिका हो या कागज पत्र, फिल्म, लेख, रेखाचित्र, इन सब के माध्यम से ऐसी आकृति का विज्ञापन किया गया है, प्रकाशन किया गया है, तो वो इस धारा के तहत नहीं आएगा और उसका जो है कोई अगेंस्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि वो कृत्य अपराध नहीं होगा। दूसरे में देखते हैं कि जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजन के लिए रखी या उपयोग में लाई जाती हैं, किसी ऐसे रूपण को लागू नहीं होगी जो प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अर्थ में प्राचीन स्मारक पर या उसमें है, किसी मंदिर पर या उसमें मूर्तियों के प्रवाह के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर तच्छित, उत्कीर्ण, रंग चित्र या अन्यथा रूपित है। फिर एक किसी ऐसी फिल्म को लागू नहीं होगी जिसकी बाबत चलचित्र अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू होंगे। अब यहाँ पे देखिए कितने अपवाद बताए गए हैं, तो टोटल 3 अपवाद बताए गए हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पर भले ही थोड़ा अशिष्ट चित्रण किया गया है, उस पर ये अधिनियम लागू नहीं होगी। कब लागू नहीं होगी, तो पहले क्लास में बताया गया है कि अगर लोक कल्याण के लिए है या सर्वसाधारण संबंधी हित उद्देश्यों के लिए किया गया है ऐसा प्रकाशन, और जिसमें ऐसा अशिष्ट थोड़ा चित्रण हो रहा है, चाहे फिल्म हो, लेख हो या रेखाचित्र, इन सब के माध्यम से, तो वो नहीं आएगा, बशर्ते लोक कल्याण के लिए हो या सर्वसाधारण के हित में हो। एक हो गया। दूसरा बताया गया है जो धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाए। धार्मिक प्रयोजन से मतलब देखिए इसमें स्मारक या पुरातत्व स्थल, आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें जो कई चीज़ें बताई, जैसे हड़प्पा सभ्यता में हम अगर देखते हैं वो जो कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, ऐसे प्राचीन स्मारक हैं जहाँ पे मूर्तियाँ, आकृति बनी हुई हैं, तो वो इन सब के दायरे से बाहर हैं, ये उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। या किसी मंदिर पे मूर्तियों का हो गया या धार्मिक प्रयोजन के लिए जो उपयोग में लाई जाने वाली, ये इन सब पर लागू नहीं होगा। और चलचित्र अधिनियम 1952, अब देखिए चलचित्र अधिनियम क्या है कि कोई भी मूवी बनती है तो वो सबसे पहले इस अधिनियम के तहत उसको देखा जाता है कि उसमें कोई ऐसा जो सीन है, ठीक है, वो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, किसके लिए लाई जा रही है। अगर इस अधिनियम ने उसको पास कर दिया तो उस पर ये लागू नहीं होगा। ये जो है अधिनियम क्या करता है, ये देखता है, उसमें जो है पता नहीं कि कुछ मूवी है केवल अडल्ट देख सकते हैं, कुछ मूवी है जो फैमिली के साथ देख सकते हैं, तो ये देखने का काम अधिनियम का होता है। तो अगर उसने पास कर दिया है तो वहाँ पे ये जो है लागू नहीं होगा ये अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, धारा 5 देखते हैं। धारा 5 में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति है। तो बताया गया है कि ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएँ राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत है, किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसके पास वह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है,
या किया जा रहा है। ऐसे सहायकों के साथ यदि कोई हो जिन्हें आवश्यक समझे, सभी उचित समय पर प्रवेश कर सकेगा, उसकी तलाशी ले सकेगा। मतलब ये कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी है और जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर जहाँ पे उसे ऐसा लग रहा है कि उसे विश्वास करने का कारण है कि किसी स्थान में ऐसा अपराध किया जा रहा है, तो वो स्वयं या अपने जो भी उसके साथी हैं, सहायकों के साथ उसमें जैसा भी आवश्यक प्रतीत हो प्रवेश कर सकता है और उस स्थान की तलाशी ले सकता है। ये ए में बताया गया है। अगला क्लास देखें तो बताया गया कि कोई ऐसा विज्ञापन अथवा कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोचित्र, रूपण या आकृति अभिगृहित कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करती है। अगर ये सारी चीज़ें हैं और उस अधिकारी को ऐसा लग रहा है कि ये इन सब में ऐसी कोई चीज़ है जो जिससे इस अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है और इस अधिनियम के तहत उसे रोका गया, प्रतिषेध किया गया है, तो वो उन सभी चीज़ों को वो अब अभिगृहित कर सकेगा, अपने कब्जे में ले सकेगा। सी क्लास में बताया गया है कि खंड का में उल्लिखित किसी स्थान में पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य किसी भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है, तो उसे अभिगृहित कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर आ रही हैं, ठीक है, इस अधिनियम के दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है, तो वो अपने कब्जे में इन सभी दस्तावेजों को, रजिस्टर या जो कोई भी भौतिक पदार्थ है परीक्षा कर सकेगा और उसको अभिगृहित कर सकता है। परंतु इस उपधारा के अधीन कोई प्रवेश किसी प्राइवेट निवास गृह में वारंट के बिना नहीं किया जाएगा। लेकिन तलाशी तो वो अधिकारी ले सकता है, लेकिन अगर ऐसा स्थान कोई प्राइवेट निवास गृह है तो वहाँ पे ऐसा अधिकारी बिना वारंट के प्रवेश नहीं करेगा। सेकंड परंतु देखते हैं तो कहा गया है कि यह किस उपधारा के अधीन अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे दस्तावेज, वस्तु या चीज़ के लिए जिसमें ऐसा कोई विज्ञापन अंतर्विष्ट है, उस दस्तावेज, वस्तु या चीज़ के अंतर्विष्ट सहित यदि कोई हो, किया जा सकेगा यदि वह विज्ञापन समुद्भूत होने के कारण या अन्यथा उस दस्तावेज, वस्तु या चीज़ से उसकी समग्रता, उपयोगिता या विक्रय मूल्य पर प्रभाव डाले बिना अलग नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्लास हम 2 देखते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को जहाँ तक हो सके वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किए गए वारंट के प्राधिकार के अधीन ली गई किसी तलाशी या किए गए किसी अभिग्रहण को लागू होते हैं। तो क्लास हमारा 2 क्या कह रहा है कि जो CRPC की धारा 94 है, यानी कि BNSS अब हो गया है, तो 94 CRPC ये कहता था कि जहाँ पे चुराई हुई संपत्ति है उसके तलाशी लेने की जो शक्ति थी, उससे वही प्रक्रिया यहाँ पे अप्लाई करेगी और इसके अंतर्गत जो तलाशी या अभिग्रहण होगा वो इसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा और इसके अधीन जारी किए गए वारंट के प्राधिकार के अधीन ही तलाशी ली जाएगी, यानी कि यहाँ पे CRPC एप्लीकेबल होगी। फिर हम क्लास 3 में आते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि जो उपधारा 1 कि खंड खा या खंड गा के अधीन किसी वस्तु का अभिग्रहण करता है यथा शक्य शीघ्र, यानी कि जितनी जल्दी हो सके निकटतम मजिस्ट्रेट को इत्तला दी जाएगी इस तलाशी के बारे में और उस वस्तु की अभिरक्षा के संबंध में उससे आदेश प्राप्त करेंगे कि ये जो हमने वस्तु को अपने कब्जे में लिया है, जो भी पुस्तक है या अन्य सामग्री है, लेबल है या जो भी इसके अंतर्गत चीज़ें आती हैं उनको अपने कब्जे में लिया गया है, उनको हम क्या करेंगे, तो ये जैसा भी निकटतम जो मजिस्ट्रेट होगा आदेश देगा कि उसे कहा क्या डिस्ट्रॉय किया जाए या उसे जला दिया जाए या उसका वापस किया, जैसे भी वो आदेश करें कि उसे भी रखा जाए आगे के कोर्ट के आदेश के अनुसार किया जाएगा, जैसे भी आदेश वो करेगा उसी हिसाब से वो अधिकारी अपना काम करेगा। फिर हम क्लास आते हैं धारा 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्ति की परिभाषा, इसमें पनिशमेंट बताया गया। स्टार्टिंग में डिफिनेशन में हमने बताया था कि सी में अशिष्ट रूपण का परिभाषा दी गई थी, इसमें हमने बताया था मेंस के पर्पस अगर क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जाएगा कि स्त्री अशिष्ट रूपण से आप क्या समझते हैं तथा इसके लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है उल्लेख कीजिए, ऐसे करके मेंस का क्वेश्चन हमने बताया था। तो परिभाषा से तो आपने समझ लिया कि स्त्री अशिष्ट रूपण किसे कहते हैं। अब इसका पनिशमेंट कहा दिया है, तो धारा 6 में पनिशमेंट दिया गया। धारा 6 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट धारा है धारा 6। देखिए धारा 6 क्या है। धारा 6 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति, जो धारा 3 में क्या गया था कि कोई भी व्यक्ति अशिष्ट रूपण नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी इस तरह से नहीं किया जाएगा
क्या नहीं किया जाएगा कि स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापन का प्रतिषेध किया गया था। और वह धारा 4 में क्या कहा गया था कि स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने के लिए नहीं भेजेगा जो धारा 3 या 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा। यानी कि कोई अशिष्ट स्त्री का अशिष्ट रूपण करेगा, उसका मतलब गलत तरीके से प्रकाशन करेगा, या ऐसी स्त्री का जो प्रकाशन किया गया है या मुद्रण किया गया है, इसका जो आरोपण किया गया है, उन पुस्तिकाओं का प्रकाशन डाक द्वारा भेजा है, ठीक है, ये किया या तो ये किया, दोनों में से कोई एक किया है, ठीक है, तब क्या पनिशमेंट होगा। तो आगे देखिए धारा 6 क्या कह रही है कि इसका अगर धारा 3 या 4 का उल्लंघन किया है, तो अगर पहली बार ऐसा कृत्य किया है और पहली दोषसिद्धि हुई, तो वहाँ पर जो कारावास होगी वो 2 वर्ष तक का हो सकेगा, किसी भी प्रकार यानी कि सादा भी हो सकता है या कठोर भी दिया जा सकता है। और जुर्माना, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना कितना होगा, जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा। यानी कि प्रथम दोषसिद्धि पर 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाएगा। सेकेंड टाइम वही रिपीट करता है, यानी कि धारा 3 और 4 का उल्लंघन करता है, तो द्वितीय पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में जो जुर्माना है वो बढ़ जाएगा और कारावास होगा जो 6 महीने से कम तो नहीं होगा, यानी कि मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 5 वर्ष तक का हो जाएगा अगर सेकेंड दोषसिद्धि हो रही है। और जो जुर्माना है वो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा, किंतु 1 लाख रुपये तक हो सकता है। पहली दोषसिद्धि हुई तो 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना। वही सेकेंड टाइम रिपीट करके उन्होंने अपराध किया और उसे दंड दिया गया है, तो जो सज़ा है वो 6 महीने से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक की हो सकेगी। और अगर जुर्माने की बात आएगी तो 10,000 से कम मिनिमम कितना होगा, 10,000, मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक का हो सकता है। इतनी ज़्यादा सज़ा इसमें दी गई है। अगली धारा हम देखते हैं, धारा 7 कंपनी द्वारा अपराध बताया गया कि जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार का संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही कंपनी भी इस अपराध के दोषी समझे जाएंगे, तदनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने, दंडित किए जाने के लिए भागी होंगे। क्या बताया गया कि इसके अंदर अगर कंपनी के विरुद्ध अपराध है, तो ऐसा तो नहीं कि किसी कंपनी क्या वो जो बॉडी है, वो जो बिल्डिंग बनी, उसको थोड़ी कोई पनिशमेंट देना है, तो वहाँ का जो कंपनी का भार साधक होगा उसे दंडित किया जाएगा और कंपनी भी दोषी होगी। अब देखिए आगे समझिए, परंतु अगर उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध किए जाने के निवारण के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती। अब अगर वही कंपनी का भार साधक अधिकारी या कंपनी आगे साबित कर दे रही है कि ये जो कृत्य हुआ है इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, मुझे इसकी जानकारी ही नहीं, तो मैंने ये प्रकाशित करने के लिए परमिशन ही नहीं दिया था और मैंने सम्यक पूरी सतर्कता बरती थी कि इस तरह की कोई चीज़ प्रकाशित नहीं की जाएगी, तो ऐसी दशा में जो वह व्यक्ति है उसे बचाव दिया जा सकेगा। अगली धारा में देखते हैं, उपधारा 2 में देखते हैं, तो बताएगा कि उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है या साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, ध्यान दीजिएगा कौन कौन है, निदेशक है, प्रबंधक है, सचिव है, अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, तो उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, तदनुसार उसे दंडित किया जाएगा। और अगर ये अथॉरिटी आ रही है इनकी परमिशन से या इनकी मौनानुकूलता, पूछा गया उन्होंने हाँ नहीं कहा, ना नहीं कहा, ठीक है, इसी का मौनानुकूलता उसमें जो है किया गया, तो ये सभी लोग जो है इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। किन के विरुद्ध, या तो कंपनी का जो निदेशक होगा उसके विरुद्ध, या निदेशक या सचिव या अन्य अधिकारी जो उस समय भार साधन में है, तो उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की जाएगी। अब स्पष्टीकरण देखिए, इसमें कंपनी को डिफाइन है कि कंपनी क्या होगी, तो कंपनी निगमित निकाय यानी कि जो निगमित है, ठीक है, वो कंपनी इसके अंतर्गत आएगी, और फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी आएगा। फिर बताया किसी फर्म के संबंध में निदेशक कौन माना जाएगा, तो फर्म का जो भागीदार है वो भी इसके अंतर्गत आता है। फिर धारा 8 बताया गया अपराध जो होगा वो संज्ञेय होगा, और धारा 8 बताया गया कि अपराध संज्ञेय होगा और जमानती होगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, धारा 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग में पूछी जा सकती है कि अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना कहाँ बताएगा, तो धारा 8 में बताया गया। इसके अंतर्गत देखिए कि दंड प्रज्ञा संतम किसी बात के होते हुए भी किसी अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानती होगा।
ठीक है, ये बेलेबल ऑफेंस होगा और अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा। सेकंड क्लास में बताया गया कि ये अपराध संज्ञेय होगा। संज्ञेय अपराध आपको पता ही है, हमने आपको बताया ही था कि संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ये संज्ञेय अपराध। जमानती अपराध है, यानी कि आसानी से इसमें बेल दी जा सकती है। फिर 9 में सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण बताएगा कि अगर इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशय किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं की जाएगी। यानी कि अगर ये ऐसा कार्य सद्भावपूर्वक किया गया है, किसके लिए, कोई की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, यानी कोई वाद नहीं लाया जाएगा, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्रवाई केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के अधिकारी के विरुद्ध नहीं की जाएगी अगर उसने ऐसा कार्य सद्भावपूर्वक किया है। ठीक है, उन्हें ऐसे लोगों को संरक्षण भी देना जरूरी है, दे दिया गया कि जो सद्भावपूर्वक कार्य कर रहे थे। फिर 10 में नियम बनाने की शक्ति किसकी है, तो राज्य केंद्रीय सरकार को बताया गया है कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। फिर सेकंड में विशिष्टता पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात वह रीत जिसमें विज्ञापन या अन्य वस्तुओं का अभिग्रहण किया जाएगा, यानी कि कैसे विज्ञापन हो, इनका विज्ञापन हो या वस्तुओं का अभिग्रहण कब्जे में कैसे लिया जाएगा वो रीत, इसमें अभिग्रहण सूची तैयार की जाएगी, व्यक्ति को दी जाएगी। अभिरक्षा में कोई विज्ञापन या अन्य वस्तु अभिग्रहित की गई है, कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या विहित किया जाए। क्लास 3 कहता है इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में है कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। ठीक है, यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले ही की गई किसी बात का विधि मान्यता प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो गया। अब अगली जो हमारी लास्ट धारा है, लास्ट क्या ये कंप्लीट हो गई, कितनी धारा थी, 10 धारा थी, 10 ही तो हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एक ही बहुत ही संक्षिप्त में हम आपको एक बार पूरी धारा याद करा दे रहे हैं, बहुत ही सिर्फ 2 मिनट के अंदर, ध्यान दीजिए। स्त्री आशिष रूपों प्रतिषेध अधिनियम 1986, इसमें टोटल धाराओं की संख्या कितनी है, 10 में। एक आपको याद ही है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, 2 में परिभाषा आपको याद है, कितनी परिभाषा थी, 6। ठीक है, आशिष रूपण की परिभाषा कहाँ थी, सी में थी, और विज्ञापन कहाँ में, ए में, वितरण कहाँ है, 2 में। ठीक है, ये 3 हमने आपको परिभाषा, चलिए एक बार जल्दी याद करा देते हैं। ए में क्या थी, ए में विज्ञापन थी, बी में क्या थी, वितरण थी, सी में स्त्री आशिष रूपण, डी में लेबल, और ई में पैकेज, और एफ में विहित हो गया। उसके बाद में 3 में देखे स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध, हमने कहा था कि स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध कहाँ है, 3 में है। और इन्हीं चीज़ों के लिए डाक अगर डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध कर रहा है, 4 में। यानी कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापन का प्रतिषेध 3 में है। और ऐसे पुस्तक पुस्तिकाओं आदि प्रकाशन डाक द्वारा भेजने के लिए डाक की बात कहाँ की गई है, 4 में की गई। 5 में प्रवेश करेंगे, तलाशी लेंगे। 6 में पनिशमेंट है। 7 में बताया गया कंपनी का अपराध। 8 में बताया गया कि अपराध संज्ञेय और जमानती होगा। 9 में सद्भावपूर्वक की गई है। 10 में नियम बनाने की शक्ति। देखिए 1 मिनट में हमें याद होगी, एक बार फिर से याद करिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। 1 में नाम, संहिता का नाम, विस्तार, प्रारंभ। 2 में परिभाषा। 3 में स्त्री अशिष्ट रूपण पर अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। 4 में डाक की बात की गई है कि स्त्री अशिष्ट रूपण पर अंतर्विष्ट करने वाले पुस्तक पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध, डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध 4 में। 5 में प्रवेश करने और तलाशी के संबंध में। 6 में शास्ति। 7 में बताया गया कंपनी द्वारा अपराध। 8 में अपराध संज्ञेय जमानती होगा। 9 में बताया गया सद्भावपूर्वक कार्रवाई के बारे में। 10 में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की। याद हो गई, वेरी गुड। देखिए इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ आपको याद ही है। 2 में 6 परिभाषा है, हमने आपको बताया था। ए में विज्ञापन है, बी में वितरण है, सी में स्त्री रूपण है, डी में लेबल है, ई में पैकेज है, और एफ में विहित है। 3 में बताया गया स्त्री रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध है। 4 में बताया गया है कि डाक द्वारा भेजने के लिए प्रतिषेध किया गया। 5 में बताया गया प्रवेश करने, तलाशी लेने की शक्ति बताई गई है कि इसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो CRPC की धारा 94 में बताई गई थी कि वही प्रक्रिया सेम अप्लाई की जाएगी। 6 में शास्ति बताई गई कि अगर धारा 3 और 4 का उल्लंघन करता है, पहली बात
दंडित किया जा रहा है तो 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और 2,000 रुपये का जुर्माना। अगर द्वितीय दोषी दिए तो कम से कम 6 महीने का कारावास होगा और अधिकतम 5 वर्ष तक हो सकता है। और जुर्माना जो होगा वो मिनिमम जो जुर्माना होगा वो 10,000 होगा, मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक हो सकता है। ये पनिशमेंट आप अच्छे से याद रखिए। पहले प्रथम दोषसिद्धि है 2,000 रुपये 2 वर्ष तक, द्वितीय दोषसिद्धि पर कम से कम 6 महीना, अधिकतम 5 वर्ष तक। जुर्माना आएगा मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक। साथ में कंपनी द्वारा अपराध बताया गया। 8 में संज्ञेय अपराध होगा, संज्ञेय होगा और जमानती होगा। 9 में बताया गया है कि सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाइयों को संरक्षण दिया जाएगा अधिकारियों को। और 10 में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार। तो इस तरह से हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। आपको आई होप पसंद आया होगा, तो लाइक करें। अपना कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।